बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगल। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जैसे कि आप जानते हैं मौसम बदल रहा है। नहीं फिक्र ना करें, आपने वेदर न्यूज जो ना मौसम के जो नशरियात हैं या न्यूज के ऊपर नहीं ट्यून इन किया, लेकिन एक बात नोट करने वाली तो है कि जब हम डेली लाइफ की बात करते हैं और लाइफ की एक्टिविटीज की डिस्कशन करते हैं तो मौसम का बदलना भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो गुफ्तगू है मैं शुरू करना चाहूंगी मौसम की तब्दीली से। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में मौसम तब्दील हो गया है, सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम जो है वो चेंज कर रहा है। बाहर का मौसम माशाल्लाह से बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, जिसको सब एंजॉय भी कर रहे हैं। लाहौर में फॉर एग्जांपल डबल ट्रिपल स्वेटर हम पहनते थे, अब एक स्वेटर के साथ भी गुजारा निकल जाता है। मैंने तो बाय द वे अपने लॉन के जोड़े भी बनवाने शुरू कर दिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वो पहनूंगी। सो बात यह है कि मौसम चेंज होना शुरू हो गया और उस चेंज के साथ लोग एंजॉय तो करते हैं लेकिन तबीयत खराब होने का बहुत खदशा होता है। मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि हमेशा मौसम चेंज और तब्दीली की और तबीयत की बात कर रही होती हूँ, लेकिन यही टाइम होता है जब हमें ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। हम ये सोचते हैं कि सर्दी की चली गई है, गर्मी आ गई है या वार्म सीजन आ गया है तो कपड़े जो हैं वो हम बिल्कुल पतले पतले पहनने शुरू कर दें। बच्चों के साथ कोई खास एहतियात नहीं बरतते, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को वार्म रखें और थोड़ी सी जो है वो जिस तरह होता है ना बाहर पानी में ना बच्चे खेलें क्योंकि गीले हो जाते हैं, बाद में हमें पता चलता है उसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान करें। लेकिन मौसम की तब्दीली से अपने आप को बचाने का और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होती। कुछ फैक्ट्स क्योंकि आपको पता है रिसर्च में हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स जो हैं वो मौसम की तब्दीली से ज्यादा असर अंदाज होती हैं। मौसम की तब्दीली जो है वो हेडेक यानी सर की दर्द का बायस बनती है। पूरे सर या आधे सर की दर्द की शिकायत लोगों को रहती है। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौसम की तब्दीली के साथ टेम्परेचर में कमी या ज्यादती होने से कुछ लोगों के पूरे या आधे सर के अंदर दर्द शुरू हो जाती है। तो ये मौसम के चेंज होने पे यानी कि पूरी तरह जब मौसम चेंज हो जाता है उस पे वो ठीक खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन इन दिनों में खवातीन स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह भी हो जाता है तो तबीयत उनकी ज्यादा खराब होती है। जर्मन डॉक्टर थॉम्स वाइस कहते हैं कि मौसम की तब्दीली के साथ होने वाला टेम्परेचर इस बात की निशानी होता है कि इंसानी बॉडी खुद को अल्ट्रावायलेट रेस और गर्मी के मुताबिक ढाल रही है। व्यूअर्स, कोशिश करें कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ चलें, लेकिन अपने आप को थोड़ा बैलेंस में लेके जाएं। और वो कहते हैं ना, थोड़ा अपने आप को ज्यादा गर्म रख लें रादर देन अपने आप को सर्दी लगा लें, या अभी इस मेन टाइम जब बंदा एंजॉय करते हैं। एक और चीज जो मौसम की तब्दीली में होती है वो होती है ही फीवर, यानी कि एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो जाती हैं, तो स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। और अगर इन सब चीजों को अवॉइड करना है तो एक चीज जो हर चीज में हेल्प आउट करती है और तबीयत को सेट रखती है वो है एक्सरसाइज। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो बीमार कम होते हैं। और अब तो क्योंकि सीजन भी चेंज हो रहा है और मौसम भी बेहतर हो रहा है तो कोशिश करें कि शाम को वॉक पे निकल जाया करें, मतलब जरा गर्म कपड़े पहन के, या सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वॉक पे निकल जाया करें। अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। डोंट फॉरगेट समर्स आ रही हैं, तो जब समर्स आएंगी तो आइसक्रीमें खाएंगे और मजे की जो आउटडोर की पकवान होती है वो आप खाएंगे तो फिर बीमार होने का खदशा और ज्यादा हो जाता है। और उसके अलावा ऑफकोर्स वेट चढ़ने का भी डर होता है। तो कोशिश करें कि जरा सा वेट को भी कंट्रोल में रखें और अपनी तबीयत को भी सेट रखें बाय एक्सरसाइजिंग। 0429920628 पे आप कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड पीटीवी सेंट्रल लाहौर पे खतूत। और अगर आपने ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल फेसबुक का पेज www.facebook.com/जुगन कासिम ऑफिशियल JUGGUNKAZIMOFFICIAL पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आज जरा हटके है, जरा डिफरेंट है, कुछ आपकी बेस्ट एवर चीज से रिलेटेड है। तो आपकी जिंदगी का बेस्ट एवर एक्सपीरियंस क्या है, ये हमारा आज का सवाल है। आपकी जिंदगी का बेस्ट एवर एक्सपीरियंस क्या है, ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। और इसके जवाब हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद फेसबुक के सेगमेंट में। उसके बाद आपकी मुलाकात होगी शेफ मेजवीन से, उनसे जानेंगे कि आज वो क्या बना रही हैं हमारे स्नैक्स वीक में। वो चीजें आपको बनाना सिखा रहे हैं जो अक्सर आप बाहर जाके होटलों में खाते हैं, जिनको फास्ट फूड का भी नाम दिया जाता है। उसके अलावा वो चीजें जो पैकेज फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो आपको मार्केट में मिलते हैं। हम चाह रहे हैं आपको हेल्दी चीजें सिखाएं ताकि वो आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हेल्दी खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान करेंगे। अपने आप को वार्म रख के, अपने आप को मौसम के हिसाब से लेके चलेंगे तो आप एक बड़ी हेल्दी और फिट जिंदगी गुजारेंगे और आपकी लाइफ भी बेस्ट एवर हो जाएगी। तो ये होगा। उसके बाद आपकी मुलाकात होगी
हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर सरका से, उनसे बातचीत करेंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हेल्थ से रिलेटेड आपको अच्छी और पॉजिटिव एडवाइस दें। लेकिन हम स्किन की बातचीत करेंगे। वॉट्स एक बड़ी कॉमन बीमारी है जो लोगों को हो जाती है, बीमारी इन द सेंस स्किन का प्रॉब्लम, और उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है वो है एक्नी। इन दो चीजों की बात करेंगे। आप लोग अक्सर फेसबुक के पेज पे कमेंट करते हैं कि अच्छी स्किन का राज क्या, अच्छी स्किन का राज क्या, तो वो हम इनसे डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली आपकी मुलाकात होगी हमारे मुल्क की एक सुपरस्टार से जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो एक सीनियर आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री की, बट प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी हैं, मेन रोल्स में भी एक्टिंग कर चुके हैं, सपोर्टिंग में भी कर चुके हैं। एंड देन बड़ी स्क्रीन पे तो उन्होंने अपना नाम रोशन किया ही है, पाकिस्तान का भी इंटरनेशनल नाम रोशन किया, लेकिन अब वो टेलीविजन की स्क्रीन पे भी काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर। उनसे भी मिलेंगे। ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। आपकी जिंदगी का बेस्ट एवर एक्सपीरियंस क्या है, ये हमारा आज का सवाल है। और खुर्रम शहजाद का हमें कॉल आई है और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि जब मैं नहाया था, उस पर हमने फिर फोन बंद कर दिया क्योंकि इसके बाद मजीद गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं बनती। वैसे व्यूअर्स आप बड़ी नॉन सीरियस हैं, जब हम आप लोगों को कोई सवाल पूछते तो बड़े अजीब जवाब देते हैं। अच्छा, फरहान अहमद ने बड़ा स्वीट मैसेज लिखा है, जब मैं फर्स्ट टाइम सबा कमर से मिला था, अनफॉरगेटेबल डे, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, प्लीज इनवाइट सबा कमर ऑन योर शो। तो ये इनका अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। अच्छा, उसके अलावा टीचिंग अच्छा टीचिंग की मैंने बीए टीचिंग की थी मैंने बीए के बाद, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट्स बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते थे, अब भी जो मिलते हैं। तारा चौधरी ने ये लिखा है। अच्छा, हिना बतूल ने लिख दिया, खामोशी बोलने से बेहतर है। तो हिना जी, आपने ये बोलने के लिए भी तो बोला है ना। खैर चले, मिस्टर फरहान आबिद, कोई बेस्ट एक्सपीरियंस ही था दुनिया में? सब मतलब के दोस्त हैं, जिसके पास पैसा है सब उसके दोस्त बनते हैं, वरना कोई भी नहीं। वैसे फरहान आबिद साहब, हमने ये पूछा नहीं था, बट थैंक फैजान मलिक, लोग अपने मकसद के लिए यूज करते हैं, बाकी कुछ। अच्छा, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, या तो आप आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं या फिर आप एक ट्रेन शुरू कर देते हैं गुफ्तगू की। सवाल हमारा ये था, आपका बेस्ट एवर एक्सपीरियंस क्या है? हम अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं। बानो मलिक ने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह शादी और फिर हाउस वाइफ होने का एक्सपीरियंस। देयर यू गो। मेरे लिए जब मैंने हमजा को पहली दफा गोद में पकड़ा था व्हेन ही वाज बोर्न, तो मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था, मेरा बेस्ट एवर एक्सपीरियंस था। सोहेल खान ने लिखा है, कुछ नहीं चाहता क्योंकि दूसरों की खुशी के लिए करना। अच्छा चलें। मेरा इजूमी ने लिखा है, कंग फू। ओके। आई ऑपरेटेड फ्रॉग, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अबरार बंदिशा ने लिखा है। तो अबरार साहब ने बेसिकली जब से पहली दफा आई थिंक मैट्रिक में उस पे ऑपरेशन किया था डड्डू के ऊपर, तो उनका वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ गुजरा हुआ बेस्ट, फ्रेंड्स के साथ गुजरा हर वक्त बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। परिहा नूर ने लिखा है। रेचल की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रेचल, आपका लाइफ में बेस्ट एवर एक्सपीरियंस कौन सा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुगन, हाउ आर यू? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए रेचल, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक। बेस्ट एवर तो जुगन इतने मोमेंट्स होते हैं, बट डू यू वांट मी टू टॉक ओनली ऑफ वन मोमेंट, बेस्ट मोमेंट, या सिर्फ एक जो बेस्ट एवर एक्सपीरियंस है? बेस्ट एवर कैन बी, आई थिंक, जब अभी कुछ महीने पहले मैं अपने भाई को मिली थी आफ्टर 6 years, तो वो मेरे लिए बहुत वाकई में बेस्ट था, इसलिए बिकॉज 6 साल में उसको नहीं मिली थी, और उसके चेहरे पे, बिकॉज मैंने उसको सरप्राइज दिया था, आई वेंट टू सी हिम इन यूएसए। तो वो जो था, मतलब 6 साल बाद में उसको देखा, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, और 2-3 दिन तक यू नो ही वाज तो इन टोटल डिसबिलीफ कि मैं वहां पे आ भी गई उसको मिलने और वो सारा। सो उस लिहाज से आई थिंक दैट वाज द बेस्ट। बट जाहिर और भी इतने ज्यादा है, बट आप कह रही हैं एक ही, तो ये बेस्ट एवर मेरे लिए था। Wonderful, Rachel. Thank you so much for calling. You're welcome. Thank you. Okay, so वो उनकी लाइफ का बेस्ट एवर एक्सपीरियंस था। और एक ब्रांड जो है वो ला रहा है अपनी बेस्ट एवर प्रोडक्ट। जी हाँ, एक ब्रांड ला रहा है अपनी बेस्ट एवर प्रोडक्ट। ये हम आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे और रिवील करेंगे। आप प्रोग्राम रेगुलरली देखते रहें और आपको पता चलेगा। एंड आई नो कि अब आप क्यूरियस भी हो गए, बट वी विल टेल यू लेटर व्हाट द बेस्ट एवर प्रोडक्ट इज। अच्छा, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है प्यार
से सब कोई जीता जा सकता है, लेकिन प्यार दिल से हो तो। ये महानूर बीबी ने लिखा है। अच्छा, मोहम्मद शेर ने लिखा है गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, अस्सलाम वालेकुम एंड सलाम। आप ही आज बहुत अच्छी लग रही है, मेरी जिंदगी में अभी तक कोई ऐसा लम्हा नहीं आया। आप ही वहीद अब्दुल ने लिखा है, अल्लाह करे वहीद जल्दी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस आए। वैसे जो बातें लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से तो शावर लेना भी उनके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वैसे गरम गरम शावर का एक्सपीरियंस अपने हाइला। फैसल फाद ने लिखा है, सॉ विच लाइंग ऑन अ बिग ट्री विद लॉन्ग हेयर हैंगिंग नाउ, यानी कि उन्होंने एक चुड़ैल देखी तो दरख्त पे लेटी हुई थी, उसके लंबे बाल थे। तो इनका बेस्ट एवर एक्सपीरियंस था। मेरे लिए तो खैर ये एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस होता अगर ये इनफैक्ट होता तो। अच्छा, उसके अलावा नूर स्वीटी ने लिखा है, सलाम टू ऑल, वालेकुम सलाम टू यू एज वेल। अच्छा, माइट इज राइट, रिजवान मालिक ने लिखा है, ओके। एम काशी ने लिखा है, साइलेंट इज बेटर। अच्छा, ये साइलेंट पे इतनी की गुफ्तगू हो रही है, कोई आज वर्ल्ड साइलेंस डे तो नहीं हो रहा। अच्छा, फबीहा अबसार मलिक ने लिखा है, सुबह बखैर पाकिस्तान। बाजी आतिफ असलम को जरूर शो में बुलाओ प्लीज, जरूर जवाब देना। ये राव बिलाल एस ने लिखा है, बाजी आतिफ असलम को जरूर बुलाना, कोशिश जरूर करेंगे राव बिलाल। हम गेस्ट को इन्वाइट तो करते हैं, अवेलेबिलिटी पे होता है, अगर वो आप आए, अगर पॉसिबल हो। रिक्वेस्ट तो हम सबसे करते हैं और स्पेशली जिन लोगों का आप कहते हैं उनको तो हम डबल ट्रिपल रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर आएं, और बल्कि आप लोगों के मैसेजेस भी फॉरवर्ड करते हैं कि आप लोगों ने कहा है कि आप जरूर आएं। सब मतलब ही है, वालिदैन के सिवा कोई किसी को का नहीं। अच्छा, अच्छे में सब साथ। अच्छा, बेस्ट एवर एक्सपीरियंस अभी हुआ नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये असद अली जोया ने लिखा है। अच्छा, बड़ी शिकायतें आज आप लोग कर रहे हैं, खैरियत तो है व्यूअर्स की? मतलब किस को कुछ कोई ऐसी वैसा कोई बहुत मुझे लग रहा है बुरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हुआ जो बेस्ट एवर की जरा बेस्ट एवर एक्सपीरियंसेस शेयर करें। आज हम बात करें बेस्ट एवर एक्सपीरियंस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जुगन आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। माय डार्लिंग, बेस्ट एवर एक्सपीरियंस? जुगन, मेरा तो कुकिंग से रिलेटेड बहुत बेस्ट, बहुत छोटी एज में मेरा दिल करता था डिशेस बनाने को, कुकिंग का शौक ही बहुत था और फर्स्ट टाइम मैंने दाल चावल बनाए थे और उसको मैंने बहुत एंजॉय किया था और वो जाहिर है फर्स्ट मेरी कुकिंग थी, वो मुझे आज तक नहीं भूली है। तो वो आपका बेस्ट एवर एक्सपीरियंस? बिल्कुल। अच्छा, और पर्सनल लाइफ में? मेरे लिए तो हमजा को जब मैंने पहली दफा गोद में पकड़ा था। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला का मैं कहती हूँ एक अनमोल गिफ्ट है औलाद का। मेरा बेटा सबसे जो बड़ा है, फर्स्ट टाइम जब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा, बहुत नाउम्मीदी थी, बहुत कुछ ऐसे क्रिटिकल मामले थे, मगर जब उसको फर्स्ट टाइम लिया और वो मेरे ससुराल में सबसे पहला बच्चा था, और यकीन करें हम सबका वो जो मोमेंट है हम आज तक कोई भी नहीं वो भूले, क्योंकि जो मेरी भाभी हैं उनके घर औलाद नहीं थी उस टाइम पे, और वो मेरे ससुराल में जो मेरा बेटा था उसको पता नहीं वो प्यार हर किसी से मिला है कि मैं बयान ही नहीं वो कर सकती, और सबकी आंखों में उस टाइम आंसू थे। अल्लाह मियां हम सबकी औलाद को सुमान में रखे, सेफ रखे, आमीन, और उनकी किस्मत अच्छी हो, क्योंकि मैं कहती हूँ कि बाकी सब अपनी जगह होता है लेकिन किस्मत अच्छी हो ना, बिल्कुल, तो सारा कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, तो आज हम जो है अपने स्नैक्स वीक में क्या बनाने जा रहे हैं, बिकॉज स्नैक्स बाहर जाके हम खाते हैं। आज हमने तब बदलते मौसम की भी बात की, तो बदलते मौसम में एक चीज होती है कि चीजें कंटेमिनेट बहुत जल्दी हो जाती है, खराब बहुत जल्दी हो जाती है। हम सोचते हैं कि अभी तक सर्दी है तो हम चीजें बाहर छोड़ देते हैं, खराब हो जाती हैं, और बाहर जो चीजें मिलती है मार्केट में वो अक्सर काफी खराब हो चुकी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन, एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत पड़ती है, अगर आप घर में बनाते हो तो मेरा ख्याल हाफ उतने ही प्राइस में आपकी सारी जो फैमिली है उनको एंजॉय कर सकती है। आज हम जो बना रहे हैं क्लब सैंडविचेस हैं, उसके साथ हैं पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स बनेंगे, और इसके साथ जाहिर है क्लब सैंडविचेस के साथ कोल स्लो ना हो तो वो तो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होगी हमारी डिश। ये हम 3 चीजें आज बनाएंगे। तो रेसिपीज क्लब सैंडविचेस बनाने के लिए चिकन बॉयल किया हुआ 2 कप हम लेंगे, उनको श्रेडिड कर लेंगे। उसके बाद म्योनीज इसमें 4 खाने के चम्मच है, क्रीम इसमें 2 चम्मच, नमक हाफ चाय का चम्मच है, काली मिर्च पिसी हुई हाफ चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चम्मच, सैंडविच ब्रेड इसमें 1 लेंगे, उसके हम साइड्स रिमूव कर लेंगे, अंडे 5 अदद, टमाटर 3 अदद, खीरा इसमें खीरे हैं 2 अदद, और सलाद के पत्ते 1 गट्ठी। बहुत सिंपल है जुगन। सबसे पहले चिकन को हमने बॉयल कर लिया, श्रेडिड कर लिया, उसके बाद म्योनीज, क्रीम, नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड जो पेस्ट है या पाउडर आप जो भी पसंद करें इसमें मिक्स करके इसकी ये मिक्सचर बन जाएगा। ये देखिए मैंने बल्कि इस मिक्सचर फॉर्म में बनाया हुआ है। उसके बाद सिंपल हमने जो स्लाइस हैं उसके जो साइड्स हैं वो रिमूव किए हुए हैं। उसके बाद इनको हल्का सा या तो पहले टोस्ट कर लेंगे आप, सैंडविच बिल्कुल कंबाइन करके, तो उसके बाद हल्का सा टोस्ट इनको कर लेंगे।
म्यूनिस लगाई हल्की सी, उसके बाद ये वाला आपने मिक्सचर लगाया, ये होता है ट्रिपल सैंडविच लेयरिंग में। उसके बाद सेकंड स्लाइस रखा, उस पे आपने सैलेड लीव रखा, उसके बाद टमाटर और उसका खीरे का स्लाइस रखा, और उसमें अगर आपको पसंद है अंडे में, इसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं कि बॉयल के स्लाइसेस लगा सकते हैं, कई लोग ऑमलेट पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं, और कई इसमें हाफ फ्राई जो फुल फ्राई है एग, उसकी लेयरिंग कर देते हैं। वैसे मेरे ख्याल से बेस्ट तो बॉइल्ड ही लगता है, क्योंकि उसकी वो बड़ी अच्छी सी वो अंदर से येलो और बाहर से व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग जाता है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप तीनों में से क्या ऑप्शन अप्लाई करते हो। बाइंड किया, टूथपिक लगाया और इसको हल्का सा टोस्ट करके सर्व किया कोल्ड स्लो के साथ। कोल्ड स्लो भी वर्बली मैं बता देती हूँ क्योंकि उसकी रेसिपी नहीं, सेम यही जो मिक्सचर है म्यूनिस वाला, म्यूनिस क्रीम और उसमें नमक, काली मिर्च, हल्की सी आप मस्टर्ड पेस्ट डाल दें, उसके बाद एक गाजर आपने उसमें क्रश करके डाल दी, कद्दूकश कर, बिल्कुल, और उसके अलावा एक उसमें सेब आपने डाल दिया और थोड़ी सी बंद गोभी, और एंड पे इस पे 1 टेबल स्पून किशमिश का है वो मिक्स करेंगे और हमारा ये कोल्ड स्लो जो है वो रेडी हो जाएगा। और पता है कोल्ड स्लो तो वैसे ही बड़ा मजे का लगता है, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। फ्रेंच फ्राइज तो होते ही हैं, मगर आप थोड़ा सा सैलेड के फॉर्म में दें तो वेजिटेबल भी यानी बच्चे खा लेंगे, और फ्रूट भी देखें एप्पल भी उसमें चला गया। किशमिश की जगह आप अखरोट भी इसमें यूज कर सकते हैं। किशमिश और अखरोट दोनों भी जा सकते हैं। अच्छा, और कटलेट्स की रेसिपी? उस चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए आलू इसमें 1 किलो बॉयल करके मैश कर लेंगे, उसके बाद चिकन इसमें है वो भी बॉयल करके श्रेडेड कर लेंगे, ½ kg है, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पिसी हुई आधी चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चम्मच है, हरी मिर्चें इसमें 4 अदद चॉप करके डालेंगे, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, अंडे कोटिंग के लिए 2 अदद है इसमें, और ऑयल हस्बे जरूरत फ्राई करने के लिए। बहुत सिंपल है, आलू आपने बॉयल किए, चिकन भी बॉयल है, मिक्स किया, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर और उसके अलावा उसमें सब्ज मिर्चें चॉप करके डाल दी, हरा धनिया और मिक्स किया, उसके कटलेट्स की शेप बनाई, अंडे में डिप किया और फ्राई कर लिया। वेरी नाइस, बहुत सिंपल है। एंड बाय द वे अंडे में डिप करके आप उसके ऊपर अगर ब्रेड क्रम्स लगा दें, क्रिस्पी कोटिंग हो जाएगी, और इस फॉर्म में आप इसको फ्रीज भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। और लोग अक्सर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती, मेहमान एकदम से आ जाते हैं तो फिर डब्बा मंगाना पड़ता है मार्केट से किसी न किसी चीज का। कटलेट्स बना लें, शामी कबाब बना के रख लें, समोसे भी आप लोगों को बनाने सिखाए हैं। ये 4-6 चीजें अगर आप फ्रीज कर दें, बल्कि मीठे समोसे भी होते हैं, तो अगर आपको वैरायटी चाहिए कि कुछ मीठा भी हो और कुछ नमकीन भी हो, ये सब चीजें बड़ी आसानी से बन जाती हैं। सूजी का हलवा बनाएं और उसके अंदर थोड़े से मेवे डाल के उसका आप बड़े आराम से उसको जरा ड्राई फॉर्म में उसको डालें रोल पट्टी के अंदर और समोसे बन जाते हैं। सो बात यह कि मीठा, नमकीन, ये सब चीजें पॉसिबल है बनानी। मेक देम, फ्रीज देम, यूज देम जब आपका जी चाहे, बट कोशिश करें कि महीने 1.5 के अंदर अंदर यूटिलाइज कर खत्म कर लें। अच्छा, अपना बिजनेस करने की ख्वाहिश अपने दिलों में रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान अपना बिजनेस प्लान तैयार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ बिजनेस लोन स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम से लाखों नौजवान फायदा उठा पाएंगे और हर नौजवान फायदा उठा पाएगा। 20 लाख तक का लोन एक वक्त पे आप हासिल कर सकते हैं। 100 अरब की रकम इस लोन स्कीम के लिए अलग की गई है। कर्जा देने के लिए पढ़े लिखे नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा स्कीम के लिए 50% कोटा खवातीन के लिए, 4% जो है वो माजूरों के लिए, और 5% कोटा जो है वो शोधा की फैमिलीज के लिए रखा गया है। कर्जे के लिए नौजवान की उम्र जो है वो 21 से 45 साल होनी चाहिए, 21 to 45। कर्जे की वापसी की मुद्दत 7 साल है। पहले मरहले में आप नेशनल बैंक और फर्स्ट वुमेन्स बैंक से राब्ता कर सकते हैं। बैंक्स को स्पेशल ऑर्डर जारी किया गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इस लोन को प्रोसेस कर दें। लोन के लिए लाजमी नहीं कि आप सिर्फ बेरोजगार हो, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई अच्छा बिजनेस प्लान है, उसको बनाएं, उसको पुट फॉरवर्ड करें, उसको कंसिडर किया जाएगा। इस प्रोग्राम की खास बात इसका मेरिट है और इसकी शफाफियत है और सूबों के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं रखा गया, इसलिए एनीवन कैन अप्लाई फ्रॉम एनीवेयर विद इन पाकिस्तान। अब मेरे ख्याल से छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो स्किन के मसाइल, बदलते मौसम के साथ स्किन के बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। हम बात करेंगे मोको यानी कि वॉट्स की, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एक्नी की, यानी कि जो स्किन पे दाने वगैरह और इस तरह के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, उनकी खूबसूरत क्लियर स्किन कैसे हासिल की जाती है, ये हम जानते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपसे कमिट किया था, डॉक्टर जरका हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे उनकी तो खूबसूरती का राज जानेंगे ही, लेकिन वो हर किसी को इतना खूबसूरत कैसे
बना देती हैं या उनकी खूबसूरती को मजीद और इंक्रीज कैसे कर देती हैं? आज हम बात तो करेंगे मौके यानी वॉट्स और एक्ने की, लेकिन मेन तो सवाल यही बनता है कि स्किन को कैसे खूबसूरत रखा जा सकता है और सर्जरीज के बगैर जो है एंटी एजिंग को किस तरह जो है वो हम अपनी स्किन को यंग किस तरह रख सकते हैं। डॉक्टर जरका एस तैमूर एक वेलनेस, एस्थेटिक्स एंड एंटी एजिंग कंसल्टेंट हैं। आप यूके, यूएसए एंड दुबई से तालीम याफ्ता हैं और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक बड़ा डिलेमा है हर किसी की लाइफ में कि अपनी स्किन को यंग कैसे रखना है, खूबसूरत कैसे रहना है, सर्जरियां नहीं करनी तो वो कैसे करें, उसकी तरफ आएंगे जरूर टू द एंड ऑफ आवर सेगमेंट। लेकिन सबसे पहले ये मोके या वॉट्स होते क्या है? मोके और वॉट्स की बड़ी कॉमन सी चीज है और ये अमूमन बच्चों को और यंग जो लोग होते हैं बिलो 20 या अप टू 25 उन लोगों को होते हैं। बेसिकली एक वायरल कंडीशन होती है जिसमें छूत से लगता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को लगता है और इसमें वायरस जब ग्रो करता है तो वो फिर एक पहले बम्प बनाता है, उसके बाद वो पूरा एक वो गोल सी चीज बन जाती है। मुख्तलिफ किस्म के वॉट्स होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ कील मानंद होते हैं। तो और इनकी खासियत ये है कि ये आपको चंद महीनों में या चंद हफ्तों में एक बनता है, फिर उससे दूसरा बनता है और विद इन 2-3 मंथ्स काफी सारे बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अगर आप इनका इलाज ना भी करें तो भी ये खुद एट सम पॉइंट 2-1 साल के बाद गिर जाते हैं। लेकिन अमूमन वो इतने क्योंकि मुंह पे हाथों पे होते हैं तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनका इलाज कर लिया जाए क्योंकि वो बुरे लगते हैं। इनमें से इनका जो पॉजिटिव वायरस होता है उसका नाम होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और इसकी लेकिन 100 वेराइटीज हैं। तो आपको एक हो जाए उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा भी हो सकता है, दोबारा से इन्फेक्शन से। तो वॉट में स्किन टैग में क्या फर्क है? स्किन टैग तो एक चीज है जो उम्र के साथ बनती है, यूजुअली जरा लेटर बनती है, 20-25 साल के बाद बनते हैं और वो देख के आपको पता चल जाता है। स्किन टैग्स तो पतले पतले होते हैं और वो जिस तरह एक चीज लटक रही होती है, स्किन स्लिम जी। और यूजुअली वॉट्स जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा फ्लैट वॉट्स भी होते हैं, तो वो देख के वी कैन टेल। और दूसरा फिर जो उनकी हिस्ट्री होती है, स्किन टैग्स जो होते हैं वो आपको यूजुअली सर्टन अगर एक जगह पे मिलेंगे तो दूसरी जगह पे भी मिलेंगे। वॉट्स अमूमन एक ही जगह पे ज्यादा हो जाते हैं उसी जगह में। सो स्किन वॉट्स का ये है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको इसकी प्रिवेंशन कैसे करें आप। अच्छा, अवॉइड कैसे करें और फिर ऑफकोर्स अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो पहले बताते हैं कि अब जानते हैं कि अवॉइड कैसे करें। अवॉइड तो देखिए इम्यूनिटी डेवलप होनी होती है तो आप कम से कम, क्योंकि ये एक तो हाथ स्किन कांटेक्ट से होते हैं और उसमें यह है कि अगर आपकी स्किन टूटी भी हो किसी तरह से, जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं उनकी स्किन डैमेज्ड होती है, दे कैन गेट वॉट्स मोर इजीली। और दूसरा ये कि स्विमिंग वगैरह से भी तो हो जाते हैं। स्विमिंग, तौलिए से, मैट से, कपड़े, ऐसे कपड़े जो एक आदमी इस्तेमाल करता है फिर दूसरा आदमी इस्तेमाल करता है, उनसे होते हैं। मेटालिक या शीशे की चीजों से नहीं होते, जिस तरह लोग कहते हैं ना नॉब से हो जाते, नॉब से नहीं होते बिकॉज वहां पे वायरस रह नहीं सकता। वायरस को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए थोड़ी सी मॉइस्चर चाहिए होती है, थोड़ी सी वार्मथ चाहिए होती है। तो वो अमूमन ये जो तौलिए और ये जो बाथ मैट्स होते हैं उनमें रहता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल देयर। अच्छा, अब ये तो प्रिवेंशन हो गई। उसके अलावा जैसे कि अब कहीं अगर आप जा रहे हैं, स्विमिंग के लिए भी जा रहे हैं, तो अपने तौलिए को खुद ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि किसी को मैंने देखा था कि उनके पाँव के ऊपर वॉट्स बहुत हो गए थे, तो जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि उनको उनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये बताया कि स्विमिंग बड़ी रेगुलरली करते हैं, तो जब नंगे पाँव आप खड़े होते हैं शावर में, क्योंकि वो जगह कॉन्स्टेंटली वेट और मॉइस्ट ही होती है, तो वहां पे भी वहां से कुछ इस टाइप की कोई चीज होगी, कट शट लगा हुआ होगा। अब हो गए कुछ, आप कह रही है कि 2-2.5 साल में जाते हैं, बट 2-2.5 साल कौन इंतजार करे? बिल्कुल। तो हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दैट? देयर आर नंबर ऑफ वेज। पहले तो मेडिकल तरीके हैं जिनमें कि एक लोशन मिलता है, वो हम लिख के देते हैं, उसको आप नेल पॉलिश की तरह उस पर डेली लगाते हैं तो वो खुद ही झड़ जाते हैं फिर कुछ अरसे बाद। अगर वो कोई ना कराए, उसके अलावा हम लिक्विड नाइट्रोजन से उसको जला देते हैं, वो थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, तो अब लेजर से भी हम उसको जला देते हैं। और अगर बड़ा हो तो उसको सर्जिकली भी रिमूव किया जा सकता है। फिर होम्योपैथिक इलाज भी होता है। सो मतलब बेसिकली अगर आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, होते उन लोगों को हैं जो या तो बच्चे होते हैं कम उम्र के जिनकी इम्यूनिटी नहीं होती, या ऐसे लोग जो या तो कैंसर हो या ऐसी उनको तकलीफ हो जिससे उनकी इम्यूनिटी लो हो,
उन लोगों को वार्ड्स होते हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिशन का, तो उसके लिए यू हैव टू बी केयरफुल एज वेल। अच्छा, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स एक्नी। अब एक्नी एक ऐसी चीज जो बड़ी कॉमन है, लेकिन दुनिया में तो लगता है कि जैसे खत्म ही हो गई है, कि शायद लोगों को हो नहीं रही, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। इसका रीजन क्या है? क्या इसका कोई हल निकल आया है जो हमें नहीं पता कि मतलब व्हाट इज एक्नी? नहीं, एक्नी तो डर्मेटोलॉजिस्ट मजाक करते हैं कि उनका तो काम ही एक्नी पे चलता है, तो एक्नी कहीं खत्म नहीं हो सकती। जब तक दुनिया में जवान लोग हैं, जब तक एक्नी चलेगी। एक्नी इज बेसिकली एक कंडीशन जो हमारे जो जवानी के हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से एग्रीवेट होती है। और इसमें क्यों ऐसी हमारे एक होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स जो कि जो ऑयली हमारे स्किन पे जो लेयर आता है उसको बनाते हैं। तो जो जवानी में जो हार्मोन्स हमारे मेल और फीमेल हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजेंस, उनकी वजह से ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और उनमें से उनकी सिक्रीशन ज्यादा निकलती हैं, उसकी वजह से ये दाने निकलते हैं। तो और प्लस अगर किसी को अमूमन 13-14 साल की उम्र से शुरू होकर 25 से 30 साल तक चलते हैं। लेटर लाइफ में भी बड़े लोगों के कुछ लोगों को लेटर लाइफ में भी, और अब तो ये हमने ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है, कुछ लोगों को खवातीन को खासतौर पे आजकल हमारी जो डाइट है उसकी वजह से उनका वजन बढ़ रहा है, एक्नी हो जाती है, मुंह पे बाल आ जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो टुगेदर। और ये जो कंडीशंस हैं जो ओल्डर एज में होती है, अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। और इसमें आजकल हमारे जो डब्बे के खाने और बोतलों के जूस, इनका बहुत हाथ है। इसीलिए हम इस हफ्ते तो अपने किचन के सेगमेंट में भी वो स्नैक्स बना रहे हैं जो आप बाहर खाते हैं लेकिन आप घर पे बना लें। जैसे कि आज हम क्लब सैंडविच, अब कितनी दफा हम लोग बाहर से जाकर क्लब सैंडविच देते हैं, पता नहीं किस चिकन के किस हिस्से का उन्होंने बनाया होता है, वो जो उसके अंदर डाला होता है, पता नहीं धोए हैं कि नहीं धोए। यू नो, वी मेड बर्गर्स, शामी बर्गर भी हमने बनाने सिखाए हैं कि भाई घर पे बना लो। होता ना, दिल चाहता है कि कोई चीज खाएं तो वो घर पे भी बड़ी आसानी से बन सकती है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गई, सॉरी टू गो बैक टू वर्ड्स, के हैंड वॉशिंग, हाथ धोने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप वार्ड्स और हर किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं। तो दिन में 3-4 बार जरूर अच्छी तरह साबुन से 1 मिनट लगा के उंगलियों समेत वॉश योर हैंड्स अच्छी तरह से। तो ये जो एक हमारे यहाँ पे आदत है कि लोग सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं, ये नहीं कीजिए, जरूर साबुन से हाथ धोइए। और अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए। सही, लेकिन हाथ जरूर धोने और प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अब आई वांट टू कम टुवर्ड्स, अगर एक्नी हो जाए, कोई भी यंग लड़की नहीं चाहती कि वो 13 साल की उम्र से 23 या 25 साल तक उसकी जो स्किन है वो खराब हो या उस पे दाने हो। इसका हल क्या है? हल तो सबसे पहले तो ये है कि आपको उसके बारे में यू हैव टू, वो जो चंद साल होते हैं उनमें यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। उसमें तरीका ये है कि एक तो आप अपनी स्किन की केयर करें, आप उसको प्रॉपर्ली सही फेस वॉश यूज करें, आप अपनी डाइट को मैनेज करें ताकि आपकी डाइट में बहुत ज्यादा ऑयली खाने ना हो, स्ट्रेस को मैनेज करें क्योंकि बच्चों को जैसे ही एक्साइटमेंट होती है तो उनको दाने निकल आते हैं। ठीक है, तो उसको एक तो मैनेज जरूर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब भी कुछ हो मसला तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, प्रोफेशनल ओपिनियन लें और फिर खुद सीखें कि आपने उसको कैसे लेके चलना है आगे, क्योंकि हर बार तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, लेकिन आपको खुद समझना है कि जब दाने निकलते हैं तो आपको कई दफा हम यूजुअली करते हैं सिर्फ लगाने वाली चीजों से, जो आप चेहरे पे कोई क्रीम या लोशन लगा लेते हैं, उसमें बेंजाइल बेंजोएट एक कंपाउंड है जो कि बड़ा अच्छा है, सस्ता भी है, वो जब हम लगाते हैं तो, और बहुत सी क्रीम्स में मौजूद होता है, अब आजकल जेल्स की फॉर्म में भी आ रहा है, तो उससे ये दाने वहीं पे जल जाते हैं। इसमें जो एक बैक्टीरिया होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो एक्नी करवाता है, तो उसके ऊपर ये खास एक्ट करता है। सो वो स्किन पे लगाने वाली चीजें, प्लस फिर जब ज्यादा हो एक्नी तो फिर हम खाने के लिए दवा भी देते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो फिर हम बच्चों को कई दफा करवाते हैं, जिसमें माइक्रोडर्म एब्रेजन होता है जिससे ऊपर से डेड सेल्स उतर जाते हैं, तो फिर एक्नी होने के चांसेस कम होते हैं। केमिकल पील्स भी यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो मेकअप लगा रहे हैं, आई थिंक बच्चों, क्योंकि मेकअप इज समथिंग के जो बच्चे यूज करना सीखते हैं, खासतौर पे लड़कियां इस उम्र में 15-16 साल की उम्र पे तो आप जबरदस्ती इजाजत ले ही लेते हैं कि अच्छा चले थोड़ी सी, और स्किन खराब हो तो बेस की तो स्पेशली इजाजत ले लेती हैं बच्चियां। बिल्कुल, और कई दफा जो हैवी बेस होती है अमूमन उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कोमिडोजेनिक होती हैं। तो जब आप एक तो ब्रांड लें बेस का, तो जो बेहतर मेक्स हैं उनके ऊपर लिखा होता है नॉन कोमिडोजेनिक, कि ये आपको
कील महासे नहीं कराती, तो ऐसी जरूर मेक लीजिए। और दूसरी बात ये कि शकीला की कॉल है, काफी देर से होल्ड पे, आई वांट टू टेक अ कॉल, उनका भी इसी से आई थिंक रिलेटेड कुछ सवाल है। अस्सलाम वालेकुम शकीला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? कैसी है जुगन आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शकीला आपका क्या सवाल है? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी स्किन पे ना बहुत ज्यादा दाने हैं। बेटा प्लीज टीवी बंद कर दें, आप अपनी बातें भी सुन रही हैं और हमसे भी बात कर रही हैं, तो हमें वापस आवाज आ रही है। जी मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ इस वक्त। थैंक यू। अच्छा, तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा दाने और ऑयली भी बहुत ज्यादा है और कलर भी जो है ना वो ब्लैक हो जाता है स्किन का। आपने कोई सवाल पूछना डॉक्टर सर? कितनी एज है जी आपकी? एज क्या है शकीला? मेरी तकरीबन 20 जो है ना वो 23 साल मेरी उम्र है और मेरा 2.5 साल का मेरा बेटा है। हाउस वाइफ हूँ मैं। अच्छा, क्रीम्स लगाती हैं जो बाजार में मिलती हैं गोरा होने वाली? नहीं मैम, कोई क्रीम वगैरह नहीं कभी यूज की, बस ऐसे साबुन से मुंह हाथ धो लेते हैं, कभी कुछ यूज नहीं किया, कभी मेकअप वगैरह भी नहीं यूज किया। जवानी में तो वैसे ही अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया होता है कि मेकअप की जरूरत नहीं होती। शकीला, एक तो ये है कि आप घरेलू टोटके मैं आपको बता सकती हूँ जो आप घर पे यूज कर सकती हैं। एक तो ये कि मुंह बेसन से धोने से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लीमू से अगर फेस को वॉश करें वो भी इनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देगा, थोड़ी ब्राइटनेस आ जाएगी और ऑयल इनका कम हो जाएगा जो दाने हैं। दानों के लिए बेहतर है कि किसी डॉक्टर से, मुस्तनद डॉक्टर से जरूर रजू करें, ताकि इनके कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे। एक बच्चा भी है छोटा और उम्र 22-23 साल बता रही हैं, तो जवान भी हैं और अभी हार्मोनल चेंजेस में से गुजर रही हैं, तो किसी डॉक्टर को मिलके उससे फिर जरूर एक दफा मशवरा कर लें। सही, ताकि गलत वो ना आपको एडवाइस दे। और दूसरी बात ये कि जो क्रीमें आजकल मिल रही है ना जी, खूबसूरत और हसीन और गोरा होने के लिए इतनी इन्होंने तबाही फैलाई है। आप देखिए, आपकी अम्मी, मेरी, हम लोगों की जो जनरेशन थी, तो हम लोग तो कोई क्रीम्स इस तरह के यूज नहीं करते थे। और सब आप देखें कि अमीर हो गरीब हो, लोगों की स्किन ठीक होती थी। अब तो आप कहीं पब्लिक जगह में चले जाएं, वहां पे सब लड़कियों के मुंह पे दाने होते हैं और छाइयां होती हैं। लेकिन और वो बिकॉज ऑफ दोज क्रीम्स जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना क्रीम स्पेसिफिक एक क्रीम का मसला नहीं होता, वो ये होता है कि जब वो क्रीम के साथ 4 और क्रीमें मिक्स करके स्टेरॉइड्स वगैरह डालती हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब आई सीन के बहुत से लोगों की स्किन बड़ी अच्छी भी हो जाती है उसको यूटिलाइज, अगर आप स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यूज करें 10 दिनों में हो जाती है, वो तो शर्तिया काम है। लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो फिर वो जो आपको दाने निकलते हैं और जो फिर दोबारा से छाइयां आती हैं और फिर आपको जबरदस्ती वही क्रीम्स दोबारा से लगानी पड़ती हैं, तो फिर वो आपको आदत पड़ जाती है और लॉन्ग टर्म फिर वो क्रीम्स जो है आपके चेहरे पे बाल उगाती हैं, पिगमेंटेशन कराती हैं और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से आपकी स्किन पतली हो जाती है। विच इज वाई हमेशा डॉक्टर से अगर बंदा रुजू करे और प्रॉपर तरीके से चीज को लेके चले, क्योंकि आपने अपनी एक प्रॉब्लम को वर्स नहीं करना होता, उसको बेहतर करना होता है। तो हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खूबसूरत स्किन का क्या राज है, इनसे कुछ हम टिप्स लेंगे, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, जिस तरह घरेलू टोटकों की बात हो रही थी। और ये भी जानेंगे डॉक्टर साहिबा से कि एंटी एजिंग, एक सर्टेन एज के बाद हम चाहते हैं कि हम फिर भी यंग लगें, लेकिन सर्जरियां हर बंदा नहीं अफोर्ड करता, और क्यों बंदा करे, अपने अल्लाह मियां ने जब एक चीज दी है तो उसी को हम खूबसूरत बनाएं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि खूबसूरत स्किन का राज क्या है, तो डॉक्टर सरका हमें बता दें कि खूबसूरत स्किन का राज है क्या। खूबसूरत स्किन का जी, एक तो यू हैव टू स्टार्ट विद जेनेटिक्स। आपकी अम्मी की स्किन कैसी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी है तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। लेकिन ये तो खैर इसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, वो तो वल्ला में की तरह। बिल्कुल। उसके बाद ये कि अगर आप रोजाना अपने स्किन को क्लीन करें, क्लेंस करें, आप सुबह और शाम को
भले आप किसी फेस वॉश से करें, क्लेंजर से करें या किसी घरेलू टोटके से करें, लेकिन स्किन को अपनी अटेंशन दीजिए और आपकी स्किन की जो टाइप है उसके मुताबिक आप उस पे चीज इस्तेमाल करें। जिस तरह एक घरेलू टोटका जो मुझे बचपन से मेरी अम्मी कराती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है थोड़े सा गुंदावा आटा और उसमें अगर तो आपकी स्किन ऑयली है तो उसमें आप लेमन डाल लें, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो उसमें 1 चम्मच आप या आधा चम्मच बालाई का डाल के उसको आप मिक्स करें और अपने चेहरे पे लगाएं और फिर उसको रगड़ें तो वो उतर जाएगा और उसके साथ आपके पोर्स को भी क्लेंस करेगा और आपको बड़ी फ्रेश स्किन देगा। तो दिस इज अ वेरी, ये आप दिन के बिगिनिंग में या एंड पे। अच्छा, अब मेरी स्किन ड्राई है, मैं कर सकती हूँ? आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप मिल्क के साथ करें, मिल्क के साथ या मलाई के साथ, दोनों में से किसी एक चीज के साथ। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। फिर अगेन एक और मतलब स्किन को आपने अटेंशन देनी है और अपने आप को थोड़ी सी मोहब्बत करनी है। शीशे में 5 मिनट अपने आप को दीजिए, फेस को मसाज कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फेस की मसाज के स्ट्रोक्स क्या होते हैं, यहाँ से ऊपर, इधर से कैसे आपने करना है, माथे के ऊपर तो और गर्दन के ऊपर। ये नहीं है स्किन, हाँ नहीं, बदतमीजी से, प्यार से, बदतमीजी। यही मैंने देखा ना, लोग क्रीम मले ऐसे करके, और मैं कहती हूँ ऊपर की तरफ ऐसे करके, और आपने इस एरिया को बड़ा आंखों का। अच्छा, आंखों का बंदा क्या करे? मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि हल्की हल्की मेरी यहाँ पे लाइंस आना शुरू हो गई, मेरी टेंशन होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो मसाज एंड देन अच्छी, आप कोई अच्छी क्वालिटी की, देखिए फर्क ये होता है, अभी हम पहले भी क्रीम्स की बात कर रहे थे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे लगाए होते हैं, तो वो कभी आपको कोई मुजिर चीज नहीं देंगी, क्योंकि उनकी रेप्यूटेशन, जो उनकी साख है, वो उसमें आती है। तो आप क्रीम प्लीज अच्छी कंपनी की लें, जिसकी पीछे से कोई बैकग्राउंड हो, मल्टीनेशनल हो, और वो आपके साथ सिर्फ लोकल कोई वो जो परात में बनी हुई क्रीम है ना, मेहरबानी से प्लीज वो ना आप लें। तो आप कह रही हैं कि अगर स्किन वाइटनिंग की भी क्रीम हो तो जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन प्रॉपर किसी कंपनी की जिसने रिसर्च की हुई, और वो जो एस्टेब्लिश नाम है वो तो हम जानते हैं। बिल्कुल। और सनब्लॉक जी, व्हाइटनिंग के लिए बेहतरीन क्रीम सनब्लॉक है। सनब्लॉक में SPF 30 से ऊपर होना चाहिए, और ये याद रखना है कि जो हमारे घर की लाइट्स हैं, इनके अंदर भी UVA होती है। UVA वो सनलाइट है जो एजिंग कराती है, इट कॉजेज ऑल दीज लाइन्स। सो अगर आप, और सनब्लॉक आप जब एक दफा लगाते हैं, अंधेरे में बैठे रहो, अंधेरे में बैठे रहो तो बड़े जबरदस्त रहते हैं। आप वो जिस्म का वो हिस्सा देखें जिसके ऊपर कपड़े होते हैं, देखिए स्किन कितनी यंग होती है। तो UVA जो है, UVA से बचाव के लिए हर 3 घंटे के बाद आप सनब्लॉक लगाइए, और हम तो ये कहते हैं कि बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम सनब्लॉक है। हर 3 घंटे के बाद आप लगाएं, और आप देखिए, और ऐसा सनब्लॉक जो आपको सूट करे, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और घरेलू टोटका फिर एक और बता देती हूँ कि गले हुए केले खराब जो हुए होते हैं ना, थोड़ा सा गला हुआ केला ले लें, इतना सा, उसके बीच में आधा चम्मच शहद मिलाएं, उसको मिक्स करें, और वो चेहरे पे मिडिल ऑफ द डे, शाम को पार्टी पे जाना है आपने 4 बजे या 5 बजे, तो 2-3 बजे आप ये पहले तैयार होने से पहले आप लगाएं, उसको मिक्स करें, चेहरे पे मास्क की तरह वो लग जाएगा। 5-7 मिनट दें, जब आप उतारेंगे तो जबरदस्त ग्लो होगी आपके चेहरे पे, यू विल लव इट। मैं तो सारे केले को गिलाना लगी, सर से लेके पांव तक अपना केला और शहद लगाने लगी हूँ। सो ये बड़ा अच्छा। तो ये कि स्किन की बेसिकली डेली केयर बहुत जरूरी है, सफाई, क्लेंजिंग, और फिर साथ उसकी थोड़ी बहुत मसाज। अब जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो आप देखते हैं एंटी एजिंग क्रीम्स में कुछ ऐसे कॉम्पाउंड्स होते हैं जो हमें यंग रखते हैं। उनमें क्या कॉम्पाउंड्स होते हैं? एक तो रेटिनॉल होती है जो लाइंस की फॉर्मेशन को कम करती है, स्किन को ऊपर से उतारती है, और जो नए प्रोसीजर्स निकले हैं, जो इतनी सारी मशीन्स हैं, वो इन चीजों को फटाफट करा देती हैं, जिसमें के लेजर्स हैं, माइक्रोडर्मेब्रेशन है एज अ बिगिनिंग, अब बहुत से टाइटनिंग के प्रोसीजर्स हैं, वो आपकी स्किन को, अब ये सारी चीजें नॉन सर्जिकल हैं, और इनका ये इसीलिए बनी है क्योंकि सर्जरी कौन कराना चाहता है? अब मेरे जैसा, आप तो मीडिया में हैं, बट आम लोग क्यों, वाई वुड वी गेट सर्जरी? लेकिन मीडिया में भी कराते हो तो अजीब आपकी ये वाली शक्ल आ जाती है, अजीब सी ना, कुछ समझ ही नहीं आती कि बड़ा मजा आता है, मैं हंस रही है लड़की के रो रही है। बिल्कुल ठीक है, तो नेचुरल होना चाहिए। अब तो दुनिया में ये जो वो जो बोटॉक्स्ड फेस है ना, ये जो हम यहाँ पे कई दफा देखते हैं कि वो एक मास्क लाइक फेस हो जाता है, और एक होंठ मोटा, दूसरा होंठ पतला, एक आईब्रो ऊपर एक नीचे, सबको पता किस किस की बात हो रही है। तो दिस इज आउट, इट इज, ये इसी तरह है जिस तरह आप गंदे से कपड़े पहन के आ जाएं। अगर आप बोटॉक्स फिलर, सब मुझे भी हुआ है, लेकिन ये कि आप एक
एक रीजनेबल अमाउंट से कराएं जो नेचुरल लगे। दैट इज द बॉटम लाइन कि जो भी आप काम करवाएं वो नेचुरल लगे। और लेजर्स और ये चीजें आप करवा सकते हैं और उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। 1 साल में 1 दफा करा लें, 6 महीने में 1 दफा करा लें, दैट काइंड ऑफ थिंग। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आप जब आती हैं बातें इतनी होती है, भरमार होता है बातों का और प्रॉब्लम ही होती है कि वो कंप्लीट नहीं हो पाती। बट वी विल इंशाल्लाह अगेन आस्क यू ऑन द शो एंड देन कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन और मजीद और आपसे टोटके लेंगे। बल्कि विल इवन शो यू मे बी नेक्स्ट टाइम हाउ टू मेक स्टफ, ताकि आप घर पे कर सके। हर बंदा नहीं अफोर्ड करता महंगी महंगी चीजें और वो नहीं पहुंच सकते डॉक्टर साहबा तक, तो हम आपको थोड़ा सा और भी गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, वाज अ प्लेजर। व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आर नेचुरली गॉर्जियस सुपरस्टार विल जॉइन अस, बट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। लाइक आई टोल्ड यू, प्रोग्राम के शुरू में भी और बीच में भी मैं अनाउंस करती हूँ, आज हमारे साथ एक ट्रू सुपरस्टार हैं। फैन तो आप सब हैं ही इनके, लेकिन एक तो होता है ना कि आप किसी के काम के फैन हो और एक होता है कि आप किसी की पर्सनालिटी के फैन हो। मैं तो खैर इनकी पर्सनालिटी के फैन हूँ। जितना लव, रिस्पेक्ट और रिगार्ड ये देती हैं किसी को भी, वेदर इट इज द पेयर, इट्स अ जूनियर, इट्स अ सीनियर, इट्स अनबिलीवेबल। मुट्ठी भर चावल, निकाह, खिलौना, तड़प, सोसाइटी गर्ल, इश्क इश्क, महल, मेरे सपनों का, नाम मेरे बदनाम एंड वेरियस अदर मूवीज। अगर हम हिसाब लगाने की कोशिश करें तो एज अ हीरोइन 150 मूवीज ने काम कर चुकी हैं। एज डायरेक्टर शी हैज डायरेक्टेड ओवर 80 फिल्म्स। अब आप सोच रहे होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, जाके देखते हैं। संगीता एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने बतौर हीरोइन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जब फिल्मों में हीरोइन आई तो अपने हुस्न और अदाकारी से लोगों को अपना मद्दाह किया। अपने जमाने के मशहूर हीरो शाहिद, मोहम्मद अली, मुनव्वर ज़रीफ और वहीद मुराद के मुकाबिल काम किया। उन्होंने बतौर अदाकारा 150 फिल्मों में काम किया और डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने 80 से ज़ायद फिल्में बनाई। बतौर हिदायतकारा उनकी पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल थी। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। अखी, उसने तो मेरी बीमारी, तुम्हारी तालीम और घर में आई मुफलिसी की खातिर अपनी उमंग और जवानी का गला घोट दिया है। उसे कुछ मत कहो मुन्ना, कुछ मत कहो। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने खुशी चाहता है। तेरे कदमों में बिखर जाने खुशी चाहता है। जबकि उनकी दीगर फिल्मों में तड़प, खिलौना, मुट्ठी भर चावल, गुलाबो, निकाह, मेहंदी लगी मेरे हाथ, मियाँ बीवी राजी और कयामत शामिल हैं। उन्होंने फिल्म कंगन में बतौर चाइल्ड स्टार काम करके जो फन्नी सफर का आगाज किया वो आज भी जारी है। तेरे नाम जिंदे लिखदा जे तू मत्थे बाटे ना पावे। तेरे नाम जिंदे लिखदा जे तू मत्थे बाटे
एब्सोल्युटली गॉर्जियस एवरग्रीन संगीता जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सुबह सुबह याद दिला दी। मतलब वो तो ना कि आप लुकिंग एट द पैकेज, मैं उससे ज्यादा संगीता जी के एक्सप्रेशंस को देख रही थी, कोई इतनी एक मुस्कुराहट थी, एक नॉस्टैल्जिया था, और फिर आप कराची की हो गई। मैंने कहा शुरू में ही इनसे गिला करूं, हम सब बहुत नाराज हैं लाहौर में आपसे, आप कराची की क्यों हो गई हैं? कराची की हो गई हैं या कुछ दोनों जगह की हैं? लाहौर कराची दोनों जगह की। संगीता जी, इतना वक्त कराची में आजकल आपका गुजर रहा है, मतलब प्लेज में ही, प्रोडक्शन डायरेक्शन क्या कर रही हैं आप कराची में? एक्टिंग कर रही हूँ फिलहाल, और डायरेक्शन वगैरह तो अभी बिल्कुल छोड़ी हुई है, टेंशन नहीं लेने का। नहीं लेने का। और अब मैं ऑब्वियसली कोई बात नहीं रिवील करना चाहती जो हमारी आपस में हुई है, तो जो आप खुद बताना चाहें आप जरूर बताएं। लेकिन संगीता जी, कुछ मतलब 2-3 साल पहले जब मेरी आपसे हमारी फोन पे गप लग जाती थी, तो आप कुछ डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी कर रही थी प्लेस, फिर एकदम से आपने कम्प्लीटली टोटल एक्टिंग की तरफ तवज्जो दे दी, तो उसका कोई स्पेशल रीजन? मैंने बनाए 3-4 सीरियल बनाए, उसमें काफी मुट्ठी भर चावल बड़ा हिट गया, हुलारे लाखों में एक, बहुत लोगों ने पसंद किया। टेक्निक डायरेक्शन की तो चाहे टीवी हो चाहे फिल्म हो, वो तो एक ही होती है, और आर्टिस्टों का फर्क होता है खाली। लेकिन मेरे साथ ये शुक्र है कि टीवी के जितने भी स्टार थे, मैंने कुछ फिल्म के भी शामिल किए थे, उसमें बड़ा अच्छा काम किया। और अब जब वो बिल्कुल नए नए भी आ गए हैं, तो मैं कुछ चीजें गलत भी होती हैं तो मैं चुप करके वॉच करती हूँ, फिर आराम से एक जुमला बोल देती हूँ, अगलों को समझ आ जाती है। समझ भी आती है, तबीयत भी साफ हो जाती है। अच्छा संगीता जी, अब ये बात हो ही रही है, तो एज अ डायरेक्टर आपके साथ जिन लोगों ने भी काम किया, एडमायर भी आपको किया, रिस्पेक्ट भी बहुत किया, एज अ प्रोड्यूसर हमेशा कहा कि जी कहने से पहले ही संगीता जी पेमेंट कर देती हैं, मतलब ये सब चीजें तो है, लेकिन आप पे एक इल्जाम जरूर लगाया गया कि आप स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा हैं, इसके बारे में? मैं काम के मामले में स्ट्रिक्ट हूँ। अगर 10 बजे का टाइम है तो एटलीस्ट आप 10:30 तक पहुंच जाए, क्योंकि मेकअप करते करते 11:30 तो होंगे, तो 12 बजे तो शॉट ले लेना चाहिए। ये तो नहीं कि 2 बजे शॉट लें, तो वो चीज मुझे इतनी एलर्जिक है कि जो लेट आए बस मेरी मीटर घूम जाता, बस फिर उसकी खैर नहीं। संगीता जी, बीइंग अ सुपरस्टार योरसेल्फ, देखिए खुद एक फिल्म स्टार हो के देन कैमरे के पीछे खड़ा होना कितना मुश्किल था आपके लिए? कैमरे के पीछे खड़ा होना जो है ना, वो मेरा शौक। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं डायरेक्शन करूं, और जो मेरे जहन में तख्लीकी बातें होती वो मैं स्क्रीन पे ले आती हूँ। और एक्टिंग तो लोगों के गुलाम होते हैं, जो उन्होंने कहा वही करना है, तो इसमें बहुत फर्क है जमीन आसमान का। मैं जब पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल डायरेक्ट की थी, और उसके बाद सिर्फ डायरेक्शन ही करती रही। And it was a controversial film. बहुत मुश्किल फिल्म थी, और उस जमाने के लिए तो बहुत बोल्ड फिल्म थी। लोगों ने सोचा था पता नहीं अंदर क्या क्या होगा, लेकिन अंदर एक कहानी थी, और वो इतनी मतलब लोगों ने असर लिया उसका, तो बड़ी औरतें आई उस फिल्म पे, और एक औरत की कहानी थी उसके अंदर कि औरतों को क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं। लोगों ने बड़ा पसंद की वो चीज, और सुपरहिट फिल्म गई। फिर इश्क इश्क, मेहंदी लगी मेरे हाथ, फिर तो सिलसिला चलता रही। मतलब ये मैं स्टाइल नहीं बनाया कि डायरेक्शन में एक स्टाइल था ना, जैसे कि एक डायरेक्टर का ये स्टाइल है वो लव स्टोरी बनाते हैं या ये कर। मैंने हर तरह की फिल्म बनाई, उसमें एक्शन फिल्म भी थी, रोमांटिक भी थी, ड्रामाई भी थी, बहुत डिफरेंट। लेकिन आपका फेवरेट स्टाइल होता ना, एक जॉनरा होता है, जैसे कि अगर मुझे को कहे देखने में तो मुझे रोमांटिक कॉमेडी बड़ी पसंद है, तो आपको कौन सा जॉनरा सबसे ज्यादा पसंद है एज अ डायरेक्टर? मुझे रोमांटिक फिल्म पसंद है ज्यादा। और एक्टिंग के लिए अगर आप उस पर एक्टिंग करें? एक्टिंग के लिए रोमांटिक बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, एक्टिंग में कौन सी पसंद है? एक्टिंग में ड्रामाई। क्योंकि उसमें मार्जिन बड़ा होता है, बहुत मार्जिन होता है एक्टिंग का। बट मेरा जो सवाल था वो मोर सो ये था कि बीइंग अ सुपरस्टार योरसेल्फ, जब आप फिर एक स्टार के साथ डील कर रही होती है, अब आपको पता दिमाग में क्या फिल्म चल रही होती है जब एक बंदा काम कर रहा होता है, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं उनके अपने ही नखरे होते हैं और कभी कभी बिला वजह के होते हैं, तो आपको डीलिंग में मसला नहीं होता था कि भाई मुझे नखरा दिखा रहे हो, आई एम अ स्टार माई सेल्फ, तो उस वक्त आप क्या करती थी? मैं मतलब बहुत सख्त थी इस मामले में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दफा मैं और मेरी बहन काम कर रहे थे, फिल्म थी नाम मेरा बदनाम, तो
वो तो बेचारी लगी हुई थी काम में। अम्मी नहीं कहीं कहती है भाई 6 बज गए, हम तो इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैं माँ को तो कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने पैकअप करा दिया और ड्रामाई सीन था, आधे में ही पैकअप करा दिया। पैकअप हो गई और मैं फ्लैट के पीछे ना जैसे ऐसे सेट लगा तो उसके पीछे जाके खूब रोई कि मेरा एक काम जो था वो खराब हो गया। फिर वो दूसरे दिन आई, मैंने वो 10 दफा ग्लिसरीन लगवाई ताकि वही पोजीशन फेस की हो। ये ना हो कि ये एक शॉट में बहुत रोना धोना और नेक्स्ट में बिल्कुल फ्रेश लगे। तो इसका मतलब मैं अपनी बहन के लिए इतनी सख्त थी, तो बाकी आर्टिस्टों के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा सख्त थी। अच्छा, अगर बहनों की बात हो रही है तो माशाल्लाह 2 बहनें हैं, आजकल उनकी क्या मसरूफियात है ना पूछिए, आपसे ही पता चलता है उनका क्या करें। ना पूछिए, मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी बहन ने क्या किया। पेंटिंग, और किस तरह हाथों से, उंगलियों से पेंटिंग। इतनी जबरदस्त पेंटर है, मैंने उसकी तस्वीरें देखी, मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा ये तुम मतलब सारी जिंदगी मैं इस प्रोफेशन में हूं और इसी में ही रहूंगी और मैं कुछ नहीं सोच सकती। मैंने कहा तुम एक्टिंग करके एकदम से कहां चली गई हो? कहती बस मेरा जहन इस तरफ आया, और वो एक बाकायदा उसने अपार्टमेंट लिया सिर्फ पेंटिंग के लिए, और इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग स्टूलों पे खड़े हो के 2 उंगलियों से बनाती हो, वुमेन सारी। वाओ, इतनी जबरदस्त है कि मैंने कहा ये तुम्हारा फन है, इसको अवाम में लेकर आओ। और मैं इंशाल्लाह उसकी सारी पेंटिंग्स की बहुत बड़ी एग्जीबिशन करूंगी यहाँ इंशाल्लाह, और खींच के ला रही हूँ मैं उसे। बट वही वाली बात है ना कि एक आर्टिस्टिक अगर आपको मिल वही ना, उसको छुपाना क्यों, दुनिया में दिखाओ कि क्या कर रही है। तो बहुत, और इंशाल्लाह आपको भी इनवाइट करूंगी, आप आना देखना कि एक आर्टिस्ट के अंदर मतलब एक आर्टिस्ट कहाँ कहाँ मूव कर जाता है, और वो कोई शायर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। मैं तो वही रही, लेकिन मेरी बहन माशाल्लाह एक्टिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग इज वेरी डिफरेंट वर्क, तीनों बहुत फर्क है। संगीता जी आप भी वही, मतलब आपने भी 3 प्रोफेशंस का ही वो किया बिल्कुल। अच्छा, आपका एक और भी प्रोफेशन है, वो एज अ मदर, एज अ फैमिली पर्सन, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस दी, इश्क है आपको अपनी बहनों से, अपनी औलाद से, तो बच्चे क्यों नहीं इस तरफ आए? बड़ी ऑड सी एक बात है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। असल में मेरी 3 बेटियां थी, और उसमें से एक बेटी को था मॉडलिंग का बहुत शौक। तो मतलब आज से 8-9 साल पहले ये पोजीशन नहीं थी जो आज है माशरे में। पहले हमारे दौर में तो फिल्म के लोगों को इतना बुरा समझा जाता था कि मिल लेंगे, तस्वीरें खिंचा लेंगे, लेकिन किराए पे घर नहीं मिलते थे। आप ये सोचे, बाय द वे आज भी नहीं मिलते। अच्छा संगीता जी, आज भी नहीं मिलते, क्योंकि मेरी एक जानने वाली है जो डायरेक्टली भी मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, वो प्रोडक्शन का काम करती है लड़की। अच्छा। जब उससे पूछा आप करती क्या है, तो उसने कहा जी मैं प्रोडक्शन में काम करती हूँ, टेलीविजन। वो समझे कि बड़ी इज्जत मिलेगी, सारी बात डन थी। उन्होंने कहा जी हम कल साइन करेंगे, आप कल आइएगा। उन्होंने फोन करके रियल एस्टेट वाले को कह दिया कि जी हमने ऐसी खवातीन को घर नहीं देना। अब आप सोचें कि कितना ज़हन बैकवर्ड है ऐसे लोगों का। बहुत मुझे गुस्सा चढ़ता है ऐसे लोगों को। तो रिश्ता तो फिर बहुत दूर की बात होती थी उस वक्त के बच्ची को। हाँ कैसे? तो मैंने कहा नहीं बेटा, हाँ अगर मेरा बेटा होता तो मैं जरूर लेकर आती, लेकिन मेरी बेटियों के जो बेटे हैं मेरे नवासे, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो उनको जरूर लाऊंगी इंशाल्लाह। एक तो बहुत ही जबरदस्त है, वो है 5-6 साल का, और वो सलमान खान की कोई नकलें उतारता है, वैसे ही डायलॉग, वैसे ही डांस। कहता नानू मुझे ले चले ना अपने साथ। हाँ मैं सदके, बहुत प्यारा है वो। अपने लिए वक्त कैसे निकालती है संगीता जी? बिकॉज आप कह तो रही हैं कि आप चिल कर रही हैं, लेकिन माशाल्लाह जितने आपके ड्रामे ऑन एयर है जरा मुश्किल लग रहा है कि आप चिल कर रही हैं। तो मैं भी एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर चिल कर रही हैं, लेकिन एज एक्टर तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो फैमिली के लिए किस तरह टाइम निकालती है? फैमिली के लिए मेरी बड़ी बेटी और उसके 2-3 बच्चे वहां पर हैं। 2 की तो मैंने जल्द से जल्द शादी कर दी। एक तो मुझे ज़हनी तौर पे ये सुकून होता है कि बच्ची जवान हो तो फौरन उसकी शादी कर दी जाए। मतलब पढ़ाना लिखाना फिर उनकी जॉबें, ये मैं बिल्कुल, मुझे बर्दाश्त नहीं है ये चीज। हाँ लेकिन लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल तो यही स्कूल ऑफ थॉट है ना कि पढ़ा लो लिखा लो फिर शादी कर दो। बस उतना पढ़ लो कि आप अपना सब, क्योंकि शादी के बाद घर संभालना, बच्चे पैदा करना औरत का यही काम है। और जो माहौल चल रहा है बहुत खराब चल रहा है, लड़कियां खराब हो जाती हैं अकेले रह के, और फिर जो शादी की जब निकल जाए, मतलब मेरा है कि 17-18 में शादी कर
जब वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं फिर वो अपनी मनमानी करती हैं और वो कहती हैं हमने अपनी पसंद से शादी करनी है, और वो शादियां अक्सर नाकाम होती हैं। सही। अच्छा, एक कॉलर आपके लिए कॉल करिए, फरजाना इनका नाम है, आपकी बहुत बड़ी फैन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, और आज तो आपने जो चांद का टुकड़ा अपने सामने बिठाया हुआ है, ये तो हमारी, मैं कह सकती हूँ हमारी जान है। थैंक यू। तो आप क्या बात करना चाहेंगी आज फरजाना जी इनसे ऑन एयर? मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जुगन, आपसे तो खैर बात हो गई, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैं संगीता जी से कभी बात करूं, और अल्लाह ताला ने आज मेरी ये दुआ कबूल की है, और मैं अपने आप को बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ कि मैं आपके साथ बात करूं। प्लीज आप बात कीजिए मेरे साथ। जी जी। आपको जब मैंने, बिल्कुल आप जवान और खूबसूरत अभी भी हैं, लेकिन जब आप बहुत छोटी उम्र में थी, जब आप फिल्मों में आई, मैंने आपकी पुरानी मूवीज भी देखी, इतना खूबसूरत हुस्न मेरा ख्याल है कि शायद ही पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास होगा जो आपके पास था। थैंक यू यार। और उसके लिए मैं थोड़ा सा ना आपके लिए कुछ एक चीज गुनगुनाना चाहती हूँ। जी जरूर, प्लीज। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया, मस्ती भरी हवा चली, खिलने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया, दिल में समा गए सजन। ये आपके लिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी आवाज है और बड़ी मीठी आवाज है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू जी जुगन, थैंक यू सो मच। और मैं आपको जरूर कॉल करूंगी और मैं आपकी शो में जरूर शामिल होंगी। आपने हमारी बहुत ही प्यारी सी संगीता जी को कॉल कर लिया, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात जो एक्चुअली जब हमने रिवील भी किया था कि हम आपको प्रोग्राम पे बुलाएंगे, तो फेसबुक पे ये सवाल बहुत ज्यादा आया कि आपके लिए फिल्म वर्सेस टीवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि एक बड़ी स्क्रीन है, एक छोटी, और इतनी बड़ी स्क्रीन से जब हम छोटी स्क्रीन पे काम करते हैं तो थोड़े एक्सपीरियंसेस पे फर्क होता है। वो हम आपके साथ व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। एंड ऑफ कोर्स ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वाई संगीता जी नॉट डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ फिल्म राइट नाउ, या कर रही हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम आई थी तो उन्होंने रिवील किया था कि वो करेंगी जरूर। तो प्लान क्या है ये जानेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बाय मच पॉपुलर डिमांड रिक्वेस्ट आई है इधर उधर से कि जी संगीता जी किसी पूछे कि फलां बंदे और फलां बंदे के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। तो हमने इजाजत लेके कुछ नाम लिखे हैं, कुछ क्या वो तो 11 नाम तो यहीं पे आ गए हैं कि एक एक लाइन में उन्होंने बताना है उनका ओपिनियन क्या है। लेकिन इसकी तरफ हम आएंगे। ब्रेक से पहले हमने एक कमिटमेंट की थी कि क्या संगीता जी खुद आप कोई मूवी बनाने जा रही हैं, प्रोड्यूस करने जा रही हैं, या खुद किसी में एक्टिंग कर रही हैं? कुछ वादे किए थे आपने? नहीं, फिल्म तो जरूर बनाऊंगी इंशाल्लाह, 2014 में ही बनाऊंगी। थोड़ा सा 2-3 महीने जरा बहुत सारे काम है, उसको समेट लूं फिर बनाऊंगी, क्योंकि फिल्म के लिए ज़हन का खाली होना बहुत जरूरी है। तो एक बात जो हम देख रहे हैं आजकल कि ना कोई स्कूल्स तो बड़े हैं जिधर आप जाके एक्टिंग सीख सकते हैं, डायरेक्शन सीख सकते हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन का काम कोई नहीं सिखा रहा। और बात यह है कि बच्चे फिल्में बना लेते हैं और आपको बड़ी दफा पैनल्स पे बुलाया जाता है कि आइए जी देखिए अपना ओपिनियन दे शॉर्ट फिल्म्स पे। और जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, प्लीज जरा अगर आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन दें। ये बना कर तो लेते हैं सारा कुछ, फिर फिल्में नहीं बनाते ये बच्चे। असल में उनको ये नहीं पता कि मतलब फिल्म तो बनाना बड़ा आसान है, आप छोटे कैमरे पे भी बना सकते हैं। बात असल है कमर्शियल फिल्म की कि आप कमर्शियल फिल्म बनाएं, उसको रिलीज करें, जाहिर है लोग तो देखने आएंगे, तो आप जो पैसा लगाए वो वापस भी तो लाए ना। बिजनेस तो इसी को कहते हैं। शौक पूरा करना है तो बेशक आप 1 अरब रुपया लगा दें अपनी मर्जी की
शौक की फिल्में बनाते जाएं, रखते जाएं डब्बों में। फिल्म एक बिजनेस है बहुत बड़ा। कई लोगों ने 60 लाख की फिल्म बनाई है, करोड़ों रुपए कमाए माशाल्लाह। मसलन जैसे चूड़ियां, 60 लाख की फिल्म बनी थी उस जमाने में, पता नहीं कितने करोड़ आए लोगों ने, बहुत। और वो वाइड फिल्म थी, फर्स्ट रन, सेकंड रन, थर्ड रन, जब भी लगती थी लोग, गांव से लोग आते थे। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें आर्टिस्टों को लोग समझते थे कि यही कैरेक्टर है। हीर रांझा जब लगी तो गांव से बैलों में बैठ के, बैलगाड़ी होती है उसमें बैठ के फैमिली की फैमिलियां आई, तो वो यही कहती थी कि ये हीर है, ये रांझा है, और उनके ज़हनों में बस के ये चीज। तो फिल्म इतनी हकीकत से करीब होनी चाहिए, और इसके लिए आर्टिस्ट भी, मतलब हम लोग जब काम करते थे एक फिल्म के अंदर तो हमें कुछ पता नहीं होता। आजकल तो आर्टिस्टों के लिए बहुत सारी है ना, कमर्शियल शोज हैं, शोज चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, इंटरव्यू है, मॉर्निंग शो है, दिस एंड दैट, बहुत सारी लॉन्च हो रही है तो वहां पर मुंह दिखा दे पैसे देंगे। अब नहीं है, मतलब ये सब, ये था हमारे दौर में, ये नहीं था। आपकी नजर में फिल्म स्टार है कौन? बिकॉज देखिए, यू आर अ ट्रू स्टार, यू डन 80 मूवीज एज अ हीरोइन, you produced मतलब you directed 80, you've acted in 150। मतलब लोग तो एक हाथ को नहीं टप पाते, एक हाथ। आपकी नजर में वो हु इज अ फिल्म स्टार? ठीक है, फिल्म स्टार वो है, न्यूज आए, अच्छे वे में आए। और हमने जब फिल्मों में काम करते थे कभी बाजारों की शक्ल नहीं देखी थी, इस तरह आम नहीं फिरते थे, जाते थे तो बुर्का उड़ के जाते थे कि एक उंगली भी ना कोई देख सके। अब आप हर जगह फिर रहे हैं, लोग कह रहे हैं वो जा रही है, वो जा रही है, तो वो फिल्म कैसे देखने के लिए आएगा? वो तो वैसे ही आम देख लेता उसको। फिल्म स्टार एक बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। लोग तरसते थे कि एक झलक नजर आ जाए कहीं। स्टूडियोज के बाहर लाइनों में लाइनें लगी होती थी स्टूडियो में, तो हम लोग बुर्का पहन के गाड़ी में अंदर जाते थे और बुर्का पहन के आते थे, और वो उतरसे ही रहते थे, और फिर वो और ज्यादा सिनेमा घर में एक वो उधम मचता था। अभी देखिए ना कि पैसे मिल के आर्टिस्ट को वो शादी पे भी जाके खड़ा हो गया जी कि हम शादी वाले हैं। कि हम लोगों में ये लालच नहीं थी ना, उस जमाने में चीजें भी थी नहीं थी। अब तो हर जगह वो आर्टिस्ट नजर आ रहा है, मतलब इतना ओवर वो नजर आ जाता है कि लोग थक जाते हैं उसको देख देख के। सही। अच्छा संगीता जी, अब नाम लूंगी मैं, और बहुत से नाम है, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर भी सबको करता है। और किसी ने कुछ लिखा हुआ है कि जी हमें मीरा जी के बारे में बताएं, तो हमें रैम्बो यानी कि अफजल के बारे में बताएं, तो बाबर के, तो हम एक एक करके नाम, एक एक नाम लूंगी और आप उसकी एक लाइन में जवाब दीजिएगा। मीरा। इसके लिए तो क्या मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बहुत, मैं भी कुछ नहीं कह सकती। रीमा जी। मिलनसार। मिलनसार। वीना। वीना के साथ बहुत कम काम किया। अच्छा। सना। सना बहुत अच्छी है। रेशम। गुड आर्टिस्ट। गुड आर्टिस्ट। लैला जी। अच्छी, फ्रेंडली है। शान। हाय यानी के अच्छा अच्छा। मोमराना। बहुत अच्छा है, आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। बाबर अली। सुपर, वंडरफुल पर्सनालिटी। और अगले का भी खैर पर्सनालिटी बड़ी अमेजिंग है। रैम्बो अफजल। ओहो, सब कुछ कर सकता है ये। एनीथिंग ना, एनीथिंग, जिस चीज को करते वो, जो मॉडलिंग कर रहे, जो एक्टिंग कर रहे, हर चीज। नूर। बहुत अच्छी आर्टिस्ट, अपने आप को जाया कर लिया। ये क्यों आपने कहा? हाँ। अच्छा चले। खुशबू। हसीन औरत। हसीन है ना, हसीन औरत। अरबाज। बहुत अच्छा हीरो है वो, गुड लुकिंग। और सबसे अच्छी बात मुझे उसकी लगती कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। मैं ये कहने लगी थी, इंसान बहुत अच्छे हैं। हाँ। He's a good human being। मदिया शाह। मदिया शाह ने मेरे साथ काम किया है और अभी भी उसी तरह ही मिलती है। She's a very चिल रहती है। She's a loving person, चिल सुकून बंदा है। अच्छा, जारा शेख, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि किधर गई, मतलब बिकॉज जारा डिड वेरी लिटिल वर्क, बट देन मतलब नाम एकदम से आया और फिर जारा ने मेरी एक फिल्म में भी काम किया, लेकिन मुझे ये लगा कि जैसे वो समझती है कि मुझे सब कुछ आ गया,
एक फिल्म में करने से सब कुछ नहीं आता। मैंने 150 फिल्म में काम किया और मुझे लगता है अभी भी कमी है, अभी भी कुछ करना है मैंने। द ग्रेटेस्ट विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एट ऑल। अच्छा, सारा लोरेन जो मोनालिसा भी रह चुकी हैं और ओरिजिनली भी उनका कुछ और नाम है, तो सारा लोरेन के बारे में आप कहेंगी, क्योंकि यहाँ से वहां चली गई। बहुत स्ट्रगल की उसने और वो डिजर्व करती थी, अच्छा काम कर रही। अच्छा, अली जफर बहुत अच्छा है फिल्मों में जिस तरह वो काम कर रहा है, मैं हैरान होती हूँ कि सिंगर होके वो इतनी अच्छी कॉमेडी करता है। नहीं, धड़ाधड़ मूवीज भी गा रहा है माशाल्लाह, सिंगिंग। अब लोग ये शिकायत करें कि सिंगिंग थोड़ी सी और करनी चाहिए उनको। अच्छा, निर्मा। निर्मा तो बहुत छोटी है अभी, मैं 5-6 साल की होगी वो। आई थिंक इस पे हमें रुक जाना चाहिए इनसे पहले कि हम किसी को नाराज करें। अच्छा, सायमा जी। सायमा सोबर और बहुत प्यार वाली है, बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है। मुझे उनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि बात कोई भी कहे ना कि तुम्हारी वो बुराई कर रहा था, वो चुप मुस्कुरा के रह जाती है। मुझे इतनी अच्छी लगती है इस बात पे। अच्छा, आपकी अपनी फेवरेट, अगर आपको कहे कि हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट, मेल एंड फीमेल, आपको जिन्होंने इंस्पायर किया या जिनकी तरह आपकी ख्वाहिश थी कि यू नो? रेशम बहुत अच्छी, बोले ना तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन जब वो बोलती है ना इतना तेज बोलती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो उसका, मैं समझती हूँ कि वो अगर बहुत आहिस्ता और सॉफ्ट बोले तो बहुत ही खूबसूरत लगे, जितनी है उससे ज्यादा अच्छी लगे वो। खैर, मेरी तो जान बसती है रेशम के अंदर, बिकॉज उसने एज ए ह्यूमन बीइंग उसको कहते हैं खुली डुली औरत। खुली डुली औरत है, मगर एक बात तो है कि पूरी इंडस्ट्री में अगर सखी, गिविंग, लविंग, तो रेशम से बढ़ के मुझे कोई नहीं मिला। पूरी इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छी लगती है। She's an amazing। अच्छा, बॉयज में मोमिर राना एज एन आर्टिस्ट, एज ए आर्टिस्ट, एज ए मैन, जहां मिलेगा इस कदर प्यार से कि मैं बता ही नहीं सकती। आपको कोई कितनी मुझे शिकायत हो, गिलाओ, सब खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको कोई किस तरह किसी और तरह मिल सकता है? एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री मैडम। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो चाहा क्या वो पा लिया। एक जो होता ना, एक अपनी जब करियर पे बंदा नजर डालता है, तो क्या संगीता जी ने जो ख्वाहिश की वो पा लिया, या अभी भी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो पूरी करनी है? ब्रेक के बाद। संगीता जी के साथ तो बहुत मजे की गपशप लग रही है, और ऑफ कोर्स हमारी जो गॉसिप भी होती है, जो हमने कैचअप करना होता है आपस में, वो तो हमने कर लिया ब्रेक में। अभी बहुत सी बातें बाकी, मगर जल्दी से हम किचन में नजर डाल देते हैं, क्योंकि स्नैक्स के साथ गॉसिप का ज्यादा मजा आता है। जुगन, सब कुछ रेडी हो चुका है, बल्कि कुछ सैंडविचेस मैं रेडी कर ही रही हूँ, मगर हमारे जो प्लेटर हैं वो मैंने डिश आउट कर दिए हैं, क्लब सैंडविचेस विद कोल्स्लो। उसके बाद हमारे जो चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। वंडरफुल, थैंक यू। फिर हम आएंगे आपके पास आफ्टर द प्रोग्राम। ओके। अच्छा जी, संगीता जी, बहुत से आर्टिस्ट को आपने लॉन्च किया, जो ख्वाहिश की वो पाया, उसकी तरफ आना है, बट उससे पहले जो इतने आपने आर्टिस्ट लॉन्च किए, बेस्ट एक्सपीरियंस लॉन्च करने का, वो जो होता है ना कि जिनको देख के फिर आप कहती हैं, जिससे यू ऑलमोस्ट फील कि आपने उनका करियर बना दिया ना, वो आपके क्रेडिट को जाती है चीज, और जिनके साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेट डाउन हुई। शफकत चीमा मेरी एक फिल्म थी, उसमें एक सीन के लिए आए थे, तो उसने बड़ा अच्छा सीन किया। तो मैंने मेरा विलन का एक रोल था बहुत जबरदस्त, और मेन विलन वो था, तो उसने काम अच्छा किया। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा तुम इधर आओ, मैं इसको ये कपड़े पहना, आओ ये सीन करो। उसने किया तो वंडरफुल, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। तो वो सीन रिटेक कर दिया जो एक सीन वाला था, और उसको मेन विलन तेजाब फिल्म में लाई। वो फिल्म हिट गई और उसमें वो हिट हो गया। और नेक्स्ट फिल्म मैंने जावेद शेख के साथ दे दी विलन की। वो फिर तो मुझे खुशी होती, क्योंकि वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम। अपॉर्चुनिटी चाहिए थी सिर्फ उसको, सिर्फ ये था कि कोई लाने वाला चाहिए था। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जिसको लॉन्च किया और आप फील करती हैं कि उन्होंने अपने पोटेंशियल को नहीं रीच किया? वो तो ना कि आप किसी को लॉन्च करते हैं सोच के कि ये तो दिस विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, और फिर वो हो ना पाए। कुछ है, बहुत सारे ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगी,
बड़ी मेहनत की मैंने उन पे, लेकिन नहीं, वो पहली फिल्म तक तो बड़ा इंटरेस्ट था, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया इंटरेस्ट। तो ये तो काम है कि आप सारी जिंदगी भी काम करें, और अगर आपका जहां आप इंटरेस्ट लूज हुआ, खत्म, फिनिश। अच्छा, लाइफ का कोई नाकाबिल फरामोश वाकया कोई ऐसा, क्योंकि हम आज बात करें लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस जो बहुत अच्छे गुजरे हों, तो आप कोई शेयर करेंगे हमारे साथ आज? अच्छा, बुरा एक बड़ा गुजरा था। मेरी बेटी सेकंड 7 मंथ में पैदा हो गई थी, तो वो मशीन में थी, हफ्ता मशीन में रही, बहुत ही छोटी, इतनी सी थी, हमें बल्कि कुछ भी नहीं थी। हम उसको लेके घर आ गए, उसके बाद दूध फीडर में पिलाया, पिला के मैं जरा इधर हुई हूँ तो उसने वॉमिटिंग की, वो सारा दूध चला गया फेफड़ों में, और उसकी सांस एक अटक रही थी ऐसे। मेरे स्टिचेस लगे हुए थे, और जिस तरह मैं भागी हूं उसे लेके केवली ग्राउंड से सर्विसेज हॉस्पिटल तक, और 3 मंजिल सीढ़ियां जो है, मुझे नहीं याद कि मैंने तोड़ के चढ़ी थी बस, और टांगे लगे 7 दिन ही हुए थे। मैं भाग के गई हूँ, और वो 1 महीना फिर हॉस्पिटल में रही है। डॉक्टर ने कहा दुआ करें, बहुत मुश्किल है। और मेरे तो मतलब 1 हफ्ते की बच्ची बर्दाश्त ही ना हो, मैं तो वहीं कुर्सी पे ही बैठ गई। मैं कहा मैं तो जाने ही नहीं यहाँ से। शुक्र है वो फिर बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे मुझे बहुत प्यार, माशाल्लाह। बट वही वाली बात होती है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ महजबी ने भी यही शेयर किया कि उनका जो बेटा था बड़ा फर्स्ट बॉर्न, उनका कुछ पता नहीं था कि अगर सर्वाइव करेगा कि नहीं, और वो जब फाइनली आउट ऑफ डेंजर हुआ, और जब आपको डॉक्टर ने पहली दफा कहा कि शी इज आउट ऑफ डेंजर, तो क्या फीलिंग्स थी? बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, अब 3 बेटियां, तीनों बेटियों को आपने डिस्क्राइब करना है हमें, क्योंकि हमें तो आप मिलाती नहीं है सारों को, मतलब तो हमने सोचा कि आपसे ही सुन ले। तीनों बेटियों को आपने इसी तरह एक लाइन में डिस्क्राइब करा, पहली से शुरू कर। बड़ी बेटी जो है वो बहुत सिंपल और सादी है, वो आज तक मम्मा जो आप कहेंगी वो आज तक मेरे कहने पे ही चलती है। अच्छा, मेरे ख्याल में एक कमरे से निकल के वो दूसरे कमरे में गई है, और फिर वापस मेरे पास ही रहती है वो। माशाल्लाह उसके 5 बच्चे, माशाल्लाह। हाँ, 2 बेटियों की शादी कर दी जल्दी जल्दी। तो बेटा उसका बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, उसको इंशाल्लाह ताला मैं हीरो लाऊंगी। और दूसरी बेटी ये जो 7 मंथ की थी, सतमाई जिसको कहते हैं, उसकी 1 बेटी है और 3 बेटे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह, पागल हुई भी आजकल बच्चों को हैंडल करके। अम्मी मैं थक गई हूँ, अम्मी मैं थक गई हूँ। अच्छा, मैं कहा बेटे थोड़े दिनों की बात है, मुश्किलें मैंने कहा सब पे आती हूँ, बड़े हो जाएंगे। और छोटी जो है वो तो मेरा पूरा घर संभालती थी, उसको हमने नाम रखा ये शेख साहब है। हद दर्जा कंजूस, और एक एक पैसा लिखती है, फकीर को भी 10 रुपए देती है, वो भी लिखती है कि मेरे पैसे इधर से उधर कोई ना हो। यानी कि कोई फाइनली आ गया आपके फाइनेंस संभालने के लिए। तो जब वो आती है ना मेरे पास, माशाल्लाह उसकी 1 बेटी है, तो जब वो आती है मैं पर्स उसको दे देती हूँ, मैं कह भाई जो खर्चा करो भाई, तो और सारे नौकर तीर की तरह सीधे हो जाते। हर कैपेसिटी का एक बच्चा है। बच्चा है। लुकिंग बैक एट योर करियर, और माशाल्लाह अभी आगे भी बहुत है, लेकिन ये अभी तक इधर से लुकिंग बैक, क्या जो आपने ख्वाहिश की, जो चाहा वो पाया? मतलब 150 फिल्म्स, 80 फिल्म्स, वो मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। वाह वाह। बट कोई ऐसी चीज जो करनी है, बस करनी है? मैं मतलब अपने पाकिस्तानी, चाहे वो दुनिया में किसी हिस्से में, वो सब तो मुझे जानते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा अवार्ड लूं जो सारी दुनिया देखती हो और कहे कि हाँ ऑस्कर। यस, इंशाल्लाह। मैं ट्रैवल करती हूँ बाहर, मैं उसके लिए ऑस्कर, मैं उसके लिए एक फिल्म स्पेशल बनाऊंगी इंशाल्लाह, और भेजूंगी। मुझे ले लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट कर देती हूँ। संगीता जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर प्रोग्राम। अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। और ये मैं आपको बाकायदा ऐसी उंगली को, होता है ना बड़ों के सामने उंगली, मैं बाकायदा ऐसी उंगली आपके सामने करके कह रही हूँ। और ये सारे व्यूअर्स मेरी और सारी इंडस्ट्री की आपसे डिमांड, रिक्वेस्ट और इल्तिजा है, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वी लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच महजबी। थैंक यू जुगन। और अब हम जा रहे हैं, बहुत सी दुआओं और बहुत से प्यार संगीता जी को देते देते और हमेशा देते रहेंगे। शी इज अ सुपरस्टार इन आवर हार्ट्स फॉरएवर।
अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।